गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 15 शुरू का इतिहास पढ़ेंगे। इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इसकी विधा पत्र है। वास्तव में ये पाठ जो है एक पत्र ही है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा हुआ अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। वे जितने बड़े राजनेता थे उतने ही बड़े रचनाकार भी थे। इन्होंने अपनी राजनीति से समाज को सुंदर बनाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर मेरी कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, विश्व इतिहास की झलक जैसी कृतियों की रचना भी की। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में यानी 1889 और मृत्यु 27 मई 1964 यानी 1964 में हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को, इंदिरा गांधी जी का पूरा नाम था, जो कि हमारे देश की वो भी एक महिला प्रधानमंत्री रही, प्रियदर्शनी को पत्रों के द्वारा संसार से अवगत कराया। उस समय वे 10 वर्ष की थीं। ये पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए हैं, जिनका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक में संकलित हुआ। 1928 में इलाहाबाद के लॉ जनरल प्रेस द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। तब उसमें लगभग 30 पत्र थे इसमें संकलित। और ये जो प्रस्तुत पत्र है आपके पाठ में, वो उसका ही एक अंश है। 29 पत्रों में से ही जो है एक अंश है। और इन पत्रों के माध्यम से ही पंडित नेहरू ने बेटी से दूर रहते हुए भी एक मधुर रिश्ता और संवाद बनाए रखा। ये संवाद यानी बातचीत जारी रखी उन्होंने इंदिरा गांधी के किशोर वय यानी जब वो लगभग 10, 12, 13 साल तक जो है की रही होंगी, उनके मन में धीरे धीरे देश, दुनिया, समाज व विभिन्न देशों की संस्कृति व सभ्यता के बारे में बारीकी से समझ विकसित किया। ये जो पत्र है वो शुरू करते हैं पढ़ना, और जितने भी कठिन शब्द आए हुए होंगे उनको हम समझाएंगे। ये जो शब्द है तजुर्बा, बुनियाद, इसके अलावा भी बहुत सारे जो शब्द कठिन आएंगे, वाक्य आएंगे, उनको हम पढ़ते हुए समझाते हुए चलेंगे। प्रिय इंदु। जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को प्रेम से, प्यार से इंदु नाम से पुकारते थे। उसी नाम से इन्होंने ये पत्र लिखा है। प्रिय इंदु, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। उन्होंने दूर रहते हुए, चूंकि दूर रहते थे और काफ़ी माहौल जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इंदिरा गांधी जो है वो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाती थी, यदि घर पे ही रहती थी, तो इन पत्रों के माध्यम से वो उन्हें देश विदेश की जानकारी दिया करते थे। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें बताया था हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम चल सकता है। यानी किताबों को पढ़ने से ही हम जो दुनिया कैसे शुरू हुई थी, उस समय क्या तौर तरीका रहा लोगों का, रहन सहन का, खान पान का इत्यादि का, उसे हम मालूम कर सकते हैं। और इस किताब में, जो उन्होंने किताब पढ़ी होगी, उसमें बोल रहे हैं इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज़ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियाँ मिल सकती हैं। इसके पत्थर के पृष्ठों पे में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानी से कहीं सुंदर होंगी। इस तरह जो है वो पत्र के माध्यम से
किताबों को पढ़ करके इंदिरा गांधी को उसको समझाते हुए लिखते थे, बताते थे कि किस प्रकार इस दुनिया की शुरुआत हुई। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं हम। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर ना था। तब से हम मालूम कर सकते हैं। ज्यों ज्यों हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई, उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे आदमियों की तरह ना थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था। फर्क यानी अंतर था, बहुत कम फर्क था। धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ, तजुर्बा यानी अनुभव हुआ। धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई। इस ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। यह असली ताकत थी जिसने उन्हें भयानक जानवरों से ज्यादा बलवान बना दिया। नेहरू जी जो है वो बताना चाह रहे हैं अपनी पुत्री को कि जब ये दुनिया शुरू में बनी तो जो हम मनुष्य और जानवर एक ही जैसे थे। हिंसात्मक प्रवृत्ति के या जंगलियों की तरह से रहना, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा अंतर उसमें जो था मनुष्यों में, वो सोचने की ताकत कि किस तरीके से कौन सा चीज हो रहा है या होगा, इस चीज की उनके विकसित हुई जो सोचने की शक्ति, उसी ने उन्हें जानवरों से ताकतवर बना दिया। ज्यों ज्यों आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई उसकी सूझबूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, जमीन जोत कर खाने की चीजें पैदा करना, कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गई। बहुत सी आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बनाते थे। अब शहर बनाने की बात आ रही कि किस तरीके से अब ग्रुप में मनुष्यों ने रहना शुरू किया और शहरों तक बात आ गई। शहर बनने से पहले लोग क्या करते थे, जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। खेमों यानी ग्रुप में, संगठित रूप से किसी झुंड में रहते होंगे। तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल था, न गेहूं जिससे रोटियां बनती, न तो तरकारियां थीं और न दूसरी चीजें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों, मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस ही खाते थे। ज्यों ज्यों शहर बनते गए, लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिन तक लिखने का कागज न था। लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। भोजपत्र एक प्रकार का जो है पेड़ों के पत्ते होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े और बहुत दिनों तक वे सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उस पर लोग लिखते थे। आज भी पुस्तकालय में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने जमाने में भोजपत्रों पर लिखी गई थीं। तब कागज बना और लिखने में आसानी हो गई, लेकिन छापे खाने न थे। कागज तो बन गया, लेकिन उसकी छपाई कैसे होती, छापे खाने उसको कहते हैं। तो उसमें कैसे उस प्रिंट आउट कैसे किया जाता है, कैसे उसको प्रिंट किया जाता छापे खानों में। और आजकल की भांति किताबें हजारों की तादाद में ना छिप सकती थी। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत से हाथ से उसकी नकल की जाती थी, कॉपी की जाती थी उसकी। ऐसी दशा में किताबें बहुत ना थीं। तुम किसी किताब बेचने वाले की दुकान पर जाकर चटपट किताबें न खरीद सकती, तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे, यानी उनकी लिखावट बहुत सुंदर होती थी। और आज भी पुस्तकालय में ऐसी किताबें मौजूद हैं यानी उपस्थित हैं, जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारों पर सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे। फिर नेक्स्ट पैरा, शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी।
देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। पहले ग्रुप में रहते रहते कबीले में रहना सीखा उन्होंने, और फिर जो है वो और भी विकसित हुए तो वो क्या करने लगे, शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों, पहले छोटे छोटे शहर बने, उसके बाद से वो देश में बदलते गए, और फिर धीरे धीरे कब जातियों की बुनियाद यानी नींव, बुनियाद यानी आधार, नींव, बेस कब तैयार हो गया, पड़ गया, जो लोग एक मुल्क से, मुल्क यानी देश, एक मुल्क में आसपास रहते थे, उनका एक दूसरे से मेल जोल होना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़ कर हैं, और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती, इससे किसी को फायदा नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिस जमाने में शहर और मुल्क बने उनकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों से हमें मदद मिलती है। किताबें चूँकि सड़ गल जाती हैं या कीड़े खा जाते हैं, कुछ दिनों बाद वो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए हम उनसे जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन हमें दूसरी चीज़ों से मदद मिलती है हमारे पुराने इतिहास को जानने के लिए। पुराने जमाने के राजा महाराजा अपने समय का हाल यानी समाचार, जो उस समय की स्थिति थी, परिस्थिति थी, या रहन सहन, खान पान या शासन करने का तौर तरीका आदि हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती, उनका कागज बिगड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। इलाहाबाद जहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू का मकान बना हुआ है, और वहाँ वो आज़ादी से पहले रहते थे, बाद में जो है उसको संग्रहालय बना दिया गया ऐतिहासिक। अब सुना जाता है कि वो बंद हो चुका है लोगों के लिए, अब वहाँ पे नहीं लोग जाते हैं। कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। चूँकि लाट उसकी वहाँ ला करके संग्रहालय में रखी हुई थी पास में, उसने कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंभे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया है, अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे होते हैं। अजायब घर संग्रहालय होता है, चाहे वो चिड़ियाघर का अजायब घर भी बोलते हैं, या ऐतिहासिक जो चीज़ें, महत्व की चीज़ें सुरक्षित करके संग्रहित करके रखी जाती हैं, उन्हें भी अजायब घर, मतलब तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे जिसको आप देख करके आश्चर्य से भर जाते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं, जिसको हम हिंदी उर्दू में अजायब घर कहते हैं। इस पत्र में चूँकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है अनुवाद किया है अंग्रेजी से, और वो उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे, इसलिए इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं, वहाँ पर हमें मिल जाएंगे। संसार के लास्ट पैराग्राफ, संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देश में जंगली जातियां बसती थीं। ऐसा ही नहीं कि हमारा भारत ही ऐसा था, इसके पहले जितने भी जो विश्व के देश, यूरोप और उसका नाम सुनते हो आप, अमेरिका जैसे देशों का, वहाँ पर भी जो है वो जंगली जातियां ही बसती थीं, यानी उनमें जंगलीपन था, सोच विचार उतने नहीं थे, वो भी हिंसक प्रवृत्ति के ही थे और आपस में लड़ते जूझते थे या स्ट्रगल शिकार करते थे, शिकार करके जानवरों को मारते खाते थे आदि। इस प्रकार का उनका रहन सहन या जीवन जीने का तरीका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम भी हैं ऐसे या हम ही लोग थे। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए। तुमको ये भी मालूम होगा ये किताबों के माध्यम से ही कि हमारा देश भारत कितना महान है। यहाँ पर जो है वो विश्व के देशों से तुलना करते हुए अपने भारत देश के गौरव गान कर रहे हैं, उसकी गौरव गाथा बता रहे हैं कि कितना महान हमारा भारत देश था। इसका इतिहास भी बहुत ही महान और गौरवशाली रहा है कि यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश बन गया था। और
ये जो स्थिति इसलिए बता रहे क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का समय था, जवाहरलाल नेहरू उसी समय के थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अनेकों बार उन्हें जेल जाना पड़ता था और वो जेल में इतना ज़्यादा समय बिताते थे कि उनसे पास रहने का मौका नहीं मिलता था और वो किताबें पढ़ते थे जेल में रहते हुए। और इस प्रकार जो भी उन्हें लगता था तो उसको सरल शब्दों में बड़े ही पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जानकारी दिलवाते रहते थे। उनके विचारों को इतना बढ़ाने वाला या इतना अच्छी समझ पैदा करने वाला उनके पिता, महान पिता जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे कि जो करते थे और हमें उससे प्रेरणा लेते हुए हमें भी इस लेखन प्रथा को बढ़ाते हुए और आपस में बातचीत जो संवाद का जो तरीका है उसको जारी रखना चाहिए और इसकी समझ विकसित करनी चाहिए। ये पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है और आगे जो है प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे।